हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट नंबर 23 देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इसमें यही होगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग करवा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करते जाइए, और जितने भी क्वेश्चन जो आगे आते जा रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे। तो जो रिपीट हों उनको आप लोग पहले से पहले आंसर देने का प्रयास करें, और जो नए क्वेश्चन हैं उनको नोट करते जाएं। तो आज के दिन में 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 210 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, आपको पता है वैसे 201 नंबर है क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट वोल्पोल। अब अगर बात की जाए कि रॉबर्ट वोल्पोल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पहला बना था, तो ये कब बना था? 1733 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने लिए, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक नाम याद और रखेंगे, बेंजामिन डिज़रेली का। 1857 के टाइम में 1857 टाइम में इसने एक दो बयान दिए थे, बहुत अच्छे बयान थे जो इंडिया के लिए थे। और इसने लिखा है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये सैनिक विद्रोह न होकर एक जन विद्रोह था। क्या था? जन विद्रोह था। एग्जैक्ट जो इसने कहा है वो एक बार सुनिए, क्या कहा था इसने कहा था, यह एक जन विद्रोह था। इतना बड़ा विद्रोह केवल सैनिक कारणों से नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ग्लैडस्टोन की बात की जाएगी तो ग्लैडस्टोन कहा गया है दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, नौरोजी को, ठीक है। जब इन्होंने चुनाव जीता था इंग्लैंड में, तो उस समय इनको कहा गया ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं भारत का ग्लैडस्टोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। और आपको पता है कि ब्रिटेन को ही संसदीय प्रणाली का जनक कहा गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा गया है क्योंकि यहीं सबसे पहले संसदीय प्रणाली स्टार्ट होती है, ठीक है। और हालांकि इनका जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है, जो राजा रानी का पद होता है, वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए पहले क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 202 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? ठीक है, वैसे मैं कई बार इसको करवा चुका हूँ। नाम आपको पता है BR अम्बेडकर का। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है कि कौन था जिसने BR अम्बेडकर के साथ में तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दूसरे सम्मेलन में, पहली बात तो ये समझिए कि ये सम्मेलन हुए कब थे, तो 1930, देखिए एक बार, 1930 पहला, 1931 दूसरा, 1932 तीसरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30, 31, 32 तीनों गोल में सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखेंगे। तीनों में BR अम्बेडकर, और जिनका मैंने नाम पूछा उन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा 31 में भाग लिया था किसने? 31 में भाग लिया था गांधी जी ने, ठीक है, MK गांधी जी ने, ठीक है, ध्यान रखें। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भाग लिया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से जाते हैं? तो नाम था SS राजपूताना जहाज से जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर कुछ क्वेश्चन और देखने हो इनमें, तो एक बात ध्यान रखना कि जो इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो मेन भूमिका में स्पीकर था वो कौन था? तो आपको पता है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय इंडिया का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो, वही था यहाँ पे कौन? यही वही था यहाँ पे स्पीकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्पीकर था यही, ठीक है। एक मिनट में जरा हिल रहा है, तो कौन था? स्पीकर था यही, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे देखेंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट का हम आपको कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका प्रवर्तक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे
कहाँ थी, या तो लिख लेंगे राष्ट्रकूट वंश की कैपिटल क्या थी, मान्यखेट, या फिर मान्यखेट लिख लेंगे, मान्यखेट, या फिर इसी को मणिकर बोला गया है, क्या बोला गया है, मणिकर, या फिर बोला गया है इसी को सोलापुर। इस सभी नाम एक ही के हैं, मेनली क्या है, मान्यखेट, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। मेनली नाम क्या है, मान्यखेट। अब दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, तो एक बात ध्यान रखना, 753 में दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, 753 ईस्वी में। और ध्यान रखना, इन्होंने जो मारा था ना, वो चालुक्य को मारा था, किसको, चालुक्य को, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। और अगर कुछ बात की जाए कि राष्ट्रकूट के समय ही एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा एलोरा में जो रावण की खाई है, कैलाश का मंदिर है, दशावतार का चित्रण मिलता है, ये सब चीज़ें इन्हीं के समय में बनी हुई हैं। गंगा का अवतरण चित्र दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट साम्राज्य में से जो सबसे ज़्यादा भाग लिया था किसमें, जो त्रिकोणीय सीरीज चली थी, कहाँ पे, कन्नौज में, तो वहाँ भाग किसने लिया था, तो गोविंद तृतीय था। इसके बारे में कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और राष्ट्रकूट का अंतिम शासक हुआ था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक हुआ था कर्क थर्ड, क्या नाम था, कर्क तृतीय। कौन था, कर्क तृतीय। देखिए, चालुक्य ने चालुक्यों को दंती दुर्ग ने मारा था, और लास्ट था दंती दुर्ग के शासक में, अंतिम था कर्क थर्ड। अब इन्होंने किसको मारा था, इन्होंने किसको मारा था, चालुक्य को। तो चालुक्य ने फिर इन्हें मारा, कर्क थर्ड को, और बातापी के चालुक्य की नींव डाल दी थी, किसकी, बातापी के चालुक्य की। अगर पूछ लेगा कि कर्क थर्ड की हत्या किसने की थी, तो 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में की थी, किसने, तैलप द्वितीय ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बातापी के चालुक्य पहले थे, ये स्थापना करते हैं 973 में स्थापना करते हैं। बातापी के चालुक्य को मारता है दंती दुर्ग, और 973 में जो क्या नाम था इसका, नाम था तैलप द्वितीय, क्या नाम था, तैलप द्वितीय। इसने स्थापना की थी कल्याणी के चालुक्य की, कल्याणी के चालुक्य, ध्यान रखोगे, कल्याणी के चालुक्य। इसमें भी बहुत महान शासक हुए हैं, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब आगे चलें। हालांकि दंती दुर्ग बहुत, मतलब कि एक कह सकते हो कि बहुत प्रतापी सम्राट था। दंती दुर्ग के समय जब अरब आक्रमण होता है, जब अरब आक्रमण होता है, जो जो मतलब कि जो अरब की साइड से जो आक्रमण होता है, तो ये पूरा के पूरा इनको हरा के भेजता है। और इसी के बाद एक शासक होते हैं, एक शासक होते हैं जिनको शायद 13वां विक्रमादित्य कहा गया था। तो जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी पृथ्वी वल्लभ की और खड़बा लोक की, ठीक है। पृथ्वी वल्लभ पूछ लेता है कि पृथ्वी वल्लभ की उपाधि किसको दी गई थी, पृथ्वी वल्लभ और खड़बा लोक, ये दोनों उपाधियाँ किसको मिली थी, तो दंती दुर्ग को उपाधियाँ मिली थी, ठीक है। एक बार समझिए आराम से, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक थे, और इन्होंने राजधानी बनाई थी मानेखेट, या फिर मणिकर, या फिर सोलापुर, ठीक है। इन्होंने दंती दुर्ग ने, क्वेश्चन पूछ लेता है कि चालुक्य शासक थे, चालुक्य के शासक थे, जो चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक थे, नाम आता है इनका कीर्तिवर्मन, क्या नाम था, कीर्तिवर्मन, इनको हरा दिया, चालुक्यों के शासक कीर्तिवर्मन को हरा दिया। एक बार हम अच्छी तरह समझाते हैं आपको, एक मिनट रुकिए, पेज लेता। देखिए समझिए, राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी, मान्यखेट, मान्यखेट 973 में, नहीं 7
753, एक मिनट, 753 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट की। अब राष्ट्रकूट सम्राट कौन सबसे पहला हुआ? तो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के समय दो आक्रमण होते हैं, एक अरब का आक्रमण होता है और एक आक्रमण होता है चालुक्यों की साइड से। तो जब अरब के आक्रमण होते हैं तो उस समय एक शासक थे अपने यहाँ जिनका नाम था विक्रमादित्य, जिनका नाम था विक्रमादित्य। इनको उपाधि प्राप्त थी और इन्होंने दंती दुर्ग को दो उपाधि दी थी। एक थी उपाधि पृथ्वी वल्लभ की, पृथ्वी वल्लभ, और एक उपाधि थी खड़वा लोक की, खड़वा लोक की उपाधि। ठीक है, दो उपाधि दी थी। ठीक है, अब एक बात समझिए कि जब राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने, तो चालुक्य को किसको हराया था? तो चालुक्य शासक में हराया किसको था? तो कीर्तिवर्मन को। किसको हराया था? कीर्तिवर्मन को हरा दिया था। अब कीर्तिवर्मन जब हार जाते हैं तो चालुक्यों में कोई ना कोई बचा रह जाता है। तो पहले इन्हें कहा गया क्या? बातापी के चालुक्य, जब इनकी कैपिटल क्या थी? बातापी की थी। बाद में इसी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है कर्क तृतीय। अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क थर्ड को 973 में कौन मार देता है? तो मार देता है तैलप सेकंड। कौन मार देता है? तैलप सेकंड। और इसके बाद जो तैलप सेकंड था ये रख देता है चालुक्यों के कल्याणी चालुक्य की स्थापना। कल्याणी चालुक्य की स्थापना कौन करता है? तैलप द्वितीय। ध्यान रखेंगे। ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये समझाने का प्रयास किया था अच्छी तरह से। हालांकि हिस्टोरी मतलब कि इसकी हिस्ट्री बहुत मतलब वैसी है, टफ हिस्ट्री मानी जाती है साउथ इंडिया की हिस्ट्री। और अगर थोड़ी भी समझ में अगर आपको आई हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कभी फिर समझा देंगे इस तरह से पूरा इसका टॉपिक, कभी क्लास में कराएंगे बड़े तरीके से, क्योंकि बहुत जटिल थ्योरी है इसकी, इसको समझाना जोड़ना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो कभी समझाएंगे फिर से। आगे चलते हैं लोग। देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। विशाख दत्त, इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए विशाख दत्त किसकी है? नहीं, विशाख दत्त की बुक कौन सी है? मुद्राक्षस। ठीक है, और कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की इंडिका है। और नागार्जुन की बुक अगर पूछेंगे तो मेनली बुक का नाम आता है इनका माध्यमिक का सूत्र। क्या नाम है इनकी बुक का? नाम है माध्यमिक का सूत्र, माध्यमिक का सूत्र। ठीक, ध्यान रखेंगे इसी को। ठीक है, इसी में शून्यवाद सिद्धांत दिया गया है, इसी में सापेक्षता सिद्धांत दिया जो आइंस्टीन ने कॉपी चोरी कर लिया। ठीक है, सब चोरी किए हुए हैं सबके सब। नागार्जुन की पूरी चोरी कर ली यूरोप वालों ने। ठीक है, और अपना पेटेंट करा लिया। हाँ, ध्रुव सामनी पूछेगा। ध्रुव सामनी बुक थी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामी बुक है इंपोर्टेंट। चंद्रगुप्त, ध्यान रखना। स्कंदगुप्त, ये सब नाटक है इनके। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ध्यान रखो, और ध्रुव स्वामी ध्यान रखो। ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के बड़े बड़े नाटक हैं। ये बहुत बड़े, सबसे बड़े नाटककार से हुए थे भारत के। आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे, ध्यान रखोगे। ठीक है, और आपको पता है अर्थशास्त्र की बुक में जो दिया गया है भारत के जो मौर्यकालीन इतिहास है पूरा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, आगे चलें। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया था। आगे देखिए 205 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है? नहीं था। ठीक है, नहीं था, उस समय ज्ञान नहीं था वैदिक काल लोगों को, उस समय नहीं था। तो कौन सा नहीं था? तंबाकू का, जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। ठीक है, तंबाकू की मेनली स्टार्टिंग मानी जाती है इंडिया में पुर्तगालियों के आने के बाद। पूछ लेता है तंबाकू को इंडिया में कौन लाया? तो पुर्तगाली। कौन लाया? पुर्तगाली। पुर्तगाली किसके समय आए थे? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के समय, जहांगीर तंबाकू का शौकीन भी था और जहांगीर ने पूरे
राज्य में तंबाकू खाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जौ, गेहूँ और चावल का वैदिक काल में ज्ञान था। और ऋग्वैदिक काल में बात की जाएगी तो सबसे पहले ज्ञान चावल का बहुत अच्छा ज्ञान था, चावल का ज्ञान बहुत था। ठीक है, ध्यान रखेंगे चावल की। लेकिन हालांकि स्पष्ट रूप से खेती के प्रमाण कहीं खास नहीं मिलते हैं, लेकिन खेती की सीमित मात्रा में खेती करते थे ये, बहुत सीमित मात्रा में। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाएगा कि चावल के अनुसंधान संस्थान कहाँ है इंडिया में, तो इंडिया का कहाँ पे है, तो कटक उड़ीसा में। और वर्ल्ड का पूछ लेगा तो फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। 206 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, हड़प्पा के निवासी कैसे थे, ये आपको क्वेश्चन रटा पड़ा है। कैसे थे, शहरी थे। ठीक है, शहरी थे। वैदिक काल कैसे थे, ग्रामीण थे। और यायावर बोलते हैं खानाबदोश जो जीवन जीते हैं, मतलब कि जो प्राचीन भारत के लोग थे, मतलब प्राचीन काल के लोग जो थे वो कैसे थे, खानाबदोश थे, मतलब कि खाना पे डिपेंडेंट रहते थे पूरे समय। और जनजाति आप समझ सकते हो, जो SC ST वाले लोग जो आते हैं उनको जनजाति लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि वो भी अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो अब जनजाति क्षेत्र धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ जनजाति क्षेत्र बचेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा हाँ आगे देखिए, तराइन के युद्ध में किसने किसको पराजित किया। देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध पूछा है, कौन सा, सेकंड। देखिए, तराइन फर्स्ट होता है 1191 में, 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी हार जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकंड होता है 1192 में, 1192 में पृथ्वीराज हारते हैं, गौरी जीत जाता है इसमें। ठीक है, गौरी जीत जाता है। ठीक है, गजनबी नहीं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, यही सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, थोड़ा देख लेना सही तरीके से, सही आंसर है, सही है। ठीक है, आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपसे कि जो मोहम्मद गौरी था, इसने इंडिया में पहली बार आक्रमण कब किया, तो 1175 में, 1175 में पहला आक्रमण करता है ये, 1175 में। और आक्रमण इसने कहाँ किया था, मुल्तान में। कहाँ आक्रमण किया इसने, मुल्तान में। एक आक्रमण और करता है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, 1178 में। 1178 में इसका दूसरा आक्रमण होता है, और ये दूसरा आक्रमण होता है कहाँ है, कठियावाड़ जिला, आप जानते होंगे कहाँ है, माउंट आबू। ठीक है, और राजस्थान में ये आक्रमण करता है। यहाँ चालुक्य वंश के, जो अभी पढ़ा चुके हैं, चालुक्य वंश के शासक थे मूलराज सेकंड। और मूलराज सेकंड की उम्र बहुत छोटी थी, 8-10 साल के थे ये। तो इनकी माता थी नायिका देवी। ठीक है, देखिए इस तरह से इनकी माता का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था, नायिका देवी। देखिए, मूलराज सेकंड जो थे अभी बाल्यावस्था में थे, और 1178 में जो गौरी था ये सोच रहा था कि यहाँ पे एक महिला शासन कर रही, तो इस पे जीतना बहुत आसान होगा। और इसको ये पता नहीं था कि ये बहुत निपुण महिला थी, इनका नाम था नायिका देवी। ठीक है, नायिका देवी। और अपने बच्चे की संरक्षिका के रूप में उन्होंने युद्ध लड़ा था, और बहुत बेहतरीन युद्ध लड़ा, और मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। हालांकि एक इंडिया के दुर्भाग्य की बात यह है कि झांसी की रानी को लोग याद करते हैं, उसने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नायिका देवी को लोग याद नहीं करते हैं, क्योंकि नायिका देवी जबकि मोहम्मद गौरी को हराया, सोचो। और गौरी के बाद गुलाम वंश की नींव पड़ती है, सोचने वाली बात है, इतने बड़े शासक को हराया था, और उसके बाद भी नायिका देवी का नाम बच्चे को अभी तक पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है नायिका देवी कोई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। 1329 और 30 की बात कर रहे हैं, तो 1329 और 30 की बात करेंगे तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तांबे के प्रमाण के रूप में सिक्के चलाए थे हालांकि इसने। ठीक है, और अगर पूछेंगे कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत पूछी जाती है, कहाँ स्टार्टिंग हुई थी, तो चीन और ईरान में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, चीन और ईरान में। ठीक है, हालांकि प्राचीनतम जो भारत था इसमें पंचमार्क सिक्का जिनको बोला गया है, जिन पे प्रकृति के चिन्ह छपे हुआ करते थे, उनको मैनली माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और MBT के बारे में आपको बता चुके हैं,
पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन बहुत ही इसका बोलते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं था, इसीलिए ये मतलब कि अपने सभी कामों में चोट खाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और प्रथम मुस्लिम था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसने पहला शासक था जिसने नहर व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी, हालांकि नहरों का जाल बिछाने वाला इसका भाई था। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं 209 नंबर क्वेश्चन में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली, देखिए अब इसमें आपको पता है 1574 में अकबर ने इसको स्टार्टिंग किया था। देखिए मनसबदारी का मतलब होता है, मनसब का मतलब समझो पहले। मनसब, मनसब का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। अब यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा कि मनसबदारी मतलब कोई पद बनाना। किसने स्टार्ट किया था? कि मुगल प्रशासन में सबसे पहले कोई पद की व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो 1574 में अकबर ने स्टार्टिंग की थी। किसने? अकबर ने स्टार्टिंग की थी। हालांकि अगर पूछ लेगा कि अकबर के समय में कितने मनसब के पद के मतलब जिक्र किया गया, मनसबदारी का जिक्र किया गया है, तो 66 प्रकार के मनसब का जिक्र किया गया है। 66 प्रकार के मनसब थे इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मुगल काल का सबसे बड़ा मनसबदार कौन हुआ है? कौन हुआ है? तो सबसे बड़ा मनसबदार हुआ है, एक ही था वो, जो शाहजहाँ का बेटा, क्या नाम था उसका? दारा सिको। क्या नाम था? दारा सिको। इसको सबसे बड़ा मनसबदार कहा गया है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे उस समय के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे। और मनसबदार को वेतन और सैनिकों के लिए लगान भूमि दी जाती थी। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग की थी, आपको पता है। सबसे बड़ा मनसबदार कौन हुआ है? दारा सिको हुआ है। ठीक है, हालांकि पूछ लेता है कभी कभी कि जिस समय अकबर ने मनसबदारों की सूची विभाग बनाया था, उस समय हेड कौन था उसका? तो मीर बख्शी था इसका हेड। कौन था? मीर बख्शी। ठीक है, ये भी सब क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, चौथ क्या था? चौथ और सरदेश मुखी देखेंगे। चौथ और सरदेश मुखी दो कर थे, किसके समय? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखोगे। हालांकि मराठाओं में लगाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या था इसमें आंसर की जो है, और मेरा लगाया नहीं गया था, और इनका आंसर होने से शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्क कर, ये भूमि टैक्स था। डी नंबर ऑप्शन में लिखा नहीं होगा, चलिए देख लेंगे बाद में। हालांकि ये मराठाओं का था, एक सुरक्षा कर था, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए सही तरीके से, हम ऑप्शन बताते हैं। देखिए चौथ और सरदेश मुखी, सरदेश मुखी दो टैक्स थे, एक तरीके के सुरक्षात्मक टैक्स थे जो पड़ोसी राज्यों से लिए जाते थे, क्योंकि अगर अगर सरदेश मुखी टैक्स कोई दे रहा है तो उस पर आप जो है हमला नहीं करेंगे। ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, राजकीय सुरक्षा प्रदान की जाती थी इसी के माध्यम से। ठीक है, और शिवाजी के द्वारा जो कुल उपज का लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 2/5 करने का श्रेय भी जाता है किसको? तो बोलते हैं पेशवाओं को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आप समझ सकते हो कि इस समय 25% टैक्स था, और मुगल काल में 60% तक टैक्स था। ये मराठाओं का पॉलिसी थी, और मुगलों की पॉलिसी थी कि जितना लूट पाओ उतना लूटो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो मराठाओं के दो कर कौन थे? चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सही तरीके से इसको और समझा देंगे कभी, अभी अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें आगे समझा देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों, अच्छी तरह से वीडियो देखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, और शेयर वेयर कर देना जरूर। ठीक है, थैंक यू।